हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जब ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे थे उसमें हमने आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम लोग दो ट्यूबरकुलोसिस के और टाइप देखने वाले हैं, जिसमें आएगा हमारा आइलियल ट्यूबरकुलोसिस और सेकंड है हमारा पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जब भी हम लोग ये ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो हम लोगों को जनरल सिम्टम हमेशा ध्यान में रखने हैं कि कौन सा भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो, भले वो लंग्स वाला हो या फिर जनरलाइज कौन से भी बॉडी का ऑर्गन का ट्यूबरकुलोसिस हो, हम लोगों को जो जनरल सिम्टम मिलते हैं जैसे कि वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, फीवर रहना है, ठीक है, मलेज रहना, ये सारे जो जनरल सिम्टम है ये हम लोगों को हर पेशेंट में मिलेंगे। लेकिन जो ऑर्गन यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट हुआ है उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम ही हम लोगों को यहाँ पर देखने होते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो हम लोगों को स्पेशली एब्डोमेन पे फोकस करना है। लेकिन इसके साथ साथ इसका प्राइमरी सोर्स कहीं और हो सकता है, जैसे कि लंग्स है या फिर कोई लिम्फेडेनोपैथी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस आया है, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट देखो हमेशा प्राइमरी फोकस की तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं तो आइलियोसिकल हम लोगों को ये पता चला कि ये कॉमन होता है, जो रीजन है आइलियोसिकल का यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के लिए सस्पेक्टेड होता है। दूसरी चीज ऐसा है कि जो आइलियल रीजन है, आइलियल रीजन में भी ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली पाया जाता है, लेकिन जैसे कि हमारा आइलियोसिकल रीजन है जिसमें कि कोई मास बनता है, लेकिन जब हम लोग आइलियल का रीजन देखते हैं तो उसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, जो आइलियोसिकल था वो एक मास के फॉर्म में मिल सकता है, हालांकि जब आइलियल होता है तो आइलियल के रीजन में हम लोगों को स्ट्रक्चर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर का जो टाइप होता है वो हम लोगों को आइलियल में स्पेशली मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो कॉमन आइलियल होना चाहिए। ठीक है, सिकम में भी हम लोगों को मिलता है, लेकिन जो मास होता है वो सिकम की जगह पे, मतलब जब हम लोग राइट इलियक फोसा की बात करते हैं तो वो आइलियोसिकल रीजन का होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं। जब ट्यूबरकुलोसिस आइलियम में होता है, मान लो ये हमारा आइलियम का रीजन है और यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर हो रहा है तो वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है, इट प्रेजेंट यूजुअली विद द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब जब भी कोई ऐसा पेशेंट जो आइलियल स्ट्रक्चर का होगा, अब जब आइलियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया या फिर स्ट्रक्चर हो गया तो ऑब्वियसली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि हमारा डियोडिनम से आता हुआ पूरा पार्ट होता है जेजुनम और आइलियम तक का, वो पूरा यहाँ पर डायलेट होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसकी वजह से इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो आइलियल में स्ट्रक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बॉवेल एडिजेंस यहाँ पर कॉमन होंगे, क्योंकि जब स्ट्रक्चर हो रहा है तो ओमेंटम वहाँ पे चिपकेगा, एब्डोमिनल वॉल वहाँ पे आके चिपक सकती है या फिर एडेज हो सकती है। इसीलिए बॉवेल एडिजेंस, उसके साथ साथ जो हमारे इंटेस्टाइन के कॉइल्स है वो भी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का पैथोलॉजी हुआ है या फिर ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी जहाँ पे हुआ है वहाँ पर वो एडेज होने के, मतलब यहाँ पर चिपक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए बॉवेल एडिजन कॉमन मिलते हैं। लोकलाइजेशन, जब हम लोग आइलियम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एडिशन हुए वो जनरली आइलियल रीजन में हम लोगों को देखने मिलेंगे, हालांकि जब आइलियोसिकल होगा तो वो स्पेशली हम लोगों को राइट इलियक फोसा में मिलेगा। ठीक है, फाइब्रोसिस होगा, जब बहुत दिन तक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन आर क्वाइट कॉमन। अब जब ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो कैसा होता है कि ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। जब इम्यूनिटी कम होगा तो ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हुआ या फिर और भी कोई एब्डोमिनल पैथोलॉजी इसमें हम लोगों को देखने मिल सकती है एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है जब आइलियल ट्यूबरकुलोसिस? एक तो पहला स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, जब ज्यादा मल्टीपल स्ट्रक्चर हो गए, मतलब इससे ज्यादा अगर स्ट्रक्चर दिख रहे वो आइलियल की जगह पे मिलेंगे। दूसरी चीज है कि ये जो पेशेंट होते हैं जनरली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेंट लेके हमारे पास आ सकते हैं। तीसरी चीज हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एडिजेंस भी हो सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहाँ पे बॉवेल एडिजेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद में फाइब्रोसिस हुआ हो सकता है। उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए कि जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसमें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे आइडियल ट्यूबरकुलोसिस को प्रेजेंट करती है। अब जब यहाँ पे एडिजेंस हुए, स्ट्रक्चर हुआ है, तो जो स्ट्रक्चर हुआ ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं ना कहीं अल्सरेशन भी हो सकता है। जब अल्सरेशन होगा तो क्या होगा कि जो बॉवेल की वॉल है
ठीक है, ये जो बाउल की वॉल है ये थोड़ी सी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई पेशेंट ऐसा देखते हैं जिसमें पेरिटोनाइटिस भी डेवलप हुआ है, ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस हुआ इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं परफोरेशन हुआ होगा। तो ये जो परफोरेशन है आईलीएम में कॉमनली देखने नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ पेशेंट देखेंगे हम लोग तो 5% पेशेंट में ये चांसेस होता है कि ये परफोरेट हो सकता है। ठीक है, परफोरेशन के ज्यादा चांसेस हमने देखे जो आइलियोसिकल होता है उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारा आइलियल ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें परफोरेशन के चांसेस कितने, 5%। दो रियल कल्मिनेट्स इन द पेरिटोनाइटिस, जब परफोरेशन होगा तो ऑब्वियसली पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हम लोगों को देखने मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो भी पेरिटोनियल फ्लूड या फिर जो परफोरेट हुआ फ्लूड है वो ऑब्वियसली कलेक्ट होने वाले हमारे पेरिटोनियम की कैविटी में। जब पेरिटोनियल कैविटी में इतना फ्लूड और वो भी इन्फेक्टेड फ्लूड अगर कलेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी पैराइटल पेरिटोनियम है उसमें इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे पेशेंट पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में, या फिर इसको हम लोग एक्यूट एब्डोमेन भी कह सकते हैं, तो ये एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन लेके भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं ऐसे पेशेंट की, हम लोगों को वेट लॉस की हिस्ट्री मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट की, कुछ दिन से फीवर रहता है ऐसी हिस्ट्री मिल सकती है, मलेज रहता है, ये कॉमन सिम्टम हम लोगों को हिस्ट्री में पूछने हैं। लेकिन जब ऐसे पेशेंट हम लोग आइलियल ट्यूबरकुलोसिस मान लो या फिर पेरिटोनाइटिस की कंडीशन लेके आए हुए पेशेंट जो होते हैं, जब हम लोग टेबल पे लेके इसका लैबोरेटोमी करते हैं तो हम लोगों को पैथोलॉजी और क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को जो लीजन मिलने वाला है या फिर एडिजन मिलने वाले वो उसी रीजन में मिलेंगे। ठीक है, और जब ऐसे लीजन या फिर एडिजन हम लोगों को आईलियम में मिलते हैं तो हम लोग फर्दर इवेल्युएट करते हैं ऐसे पेशेंट को। लेकिन इनमें जब पेशेंट पेरिटोनाइटिस की कंडीशन लेके आ रहा है तो हम लोगों को पहले इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है। ऐसे पेशेंट में जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर परफोरेशन हुआ, तो परफोरेशन क्लोज करना पड़ेगा। परफोरेशन क्लोज करने के लिए हम लोगों को सर्जिकल मैनेजमेंट ही लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हम लोगों को जब हम लोग एक्सरे करेंगे ऐसे पेशेंट जो परफोरेशन लेके आ रहे हैं, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन लेके आ रहे हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी अगर होता है तो हम लोग इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन करते हैं। ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे एब्डोमिनल पैथोलॉजी में किया जाता है। तो प्लेन एक्सरे करना है हम लोगों को, वो एब्डोमेन का करेंगे हम लोग। तो अगर स्टैंडिंग एक्सरे करते हैं हम लोग या फिर इरेक्ट पोजीशन में करते हैं तो हम लोगों को मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल जब पैथोलॉजी देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सरे करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, जो कि हम लोगों को परफोरेशन या फिर हमारे पेरिटोनाइटिस में उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिलेंगे। ठीक है, अब जो इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब आइलियल जो ट्यूबरकुलोसिस हम लोगों ने डायग्नोसिस किया है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लगेगा, जब यहाँ पर स्ट्रिक्चर होते हैं, ठीक है, एक तो हम लोग इसको स्ट्रिक्चरोप्लास्टी से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को जितना भी स्ट्रिक्चर का पार्ट है वहाँ हम लोगों को ये रिसेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कहते हैं। रिसेक्शन करेंगे और जो दो पार्ट का यहाँ पर कट किया हमने उन दोनों पार्ट को हम लोगों को यहाँ पर फिर से कनेक्ट करना है, जिसको कि हम लोग एनास्टोमोसिस कहते हैं। ठीक है, एनास्टोमोसिस। तो सिंपल इसकी क्या सर्जिकल प्रोसीजर रहेगी, जब भी हम लोग आइलियल ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट देखेंगे, एक तो स्ट्रिक्चरोप्लास्टी करेंगे। अगर सिंपल एक कोई मतलब एक आधा अगर स्ट्रिक्चर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्रिक्चर रहेंगे, स्ट्रिक्चरोप्लास्टी से भी हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्चर ज्यादा है, मतलब 3-4 स्ट्रिक्चर है, उसमें फाइब्रोसिस हुआ है, बॉवेल एडिशंस हुए हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो हम लोगों को फाइनल ट्रीटमेंट जो हमारा रिसेक्शन एनास्टोमोसिस होता है यही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं, जिसको कि हम लोग एकेटी कहते हैं, एंटीकॉक्स थेरेपी या फिर एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी, ये भी हम लोगों को कंटिन्यू करनी है। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज आपको बताया कि जब भी हम लोग एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो हम लोगों को ट्रीटमेंट जो है एंटी ट्यूबरकुलर का ट्रीटमेंट हम लोगों को जनरली 1 साल तक देना है। ठीक है, 1 ईयर तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जब हम लोग लंग्स की बात करते हैं फिर अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसमें ज्यादातर हम लोग 9 मंथ तक यूज करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर एकेटी। लेकिन हम लोग जब ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एब्डोमेन की बात करते हैं तो हम लोगों को ट्रीटमेंट 1 ईयर तक का प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि जो पैथोलॉजी होती है एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को ये लॉन्ग टर्म थेरेपी लग सकती है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये डायग्राम में हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि ये जो हमारा आइलियम है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ल्यूमेन कैसा हुआ है, नैरो हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर है।
और परफोरेट होने के चांसेस भी यहाँ से रहेंगे, या फिर यहाँ पर फाइब्रोसिस हो सकता है। अगर ज्यादा फाइब्रोसिस हुआ तो क्या होगा, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये अल्सर यहाँ पर हमारे सीकम के पार्ट में है। ठीक है, ये हाइपरप्लाजिया है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आइलियम का पार्ट में जनरली हम लोगों को क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेंगे, और स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बहुत देर तक अगर यहाँ पर कोई अल्सरेशन हो रहा है या फिर कुछ और पैथोलॉजी हो रही है जिसकी वजह से हमारे बाउल वॉल वीक हो जाएंगे, उसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं, और वो 5% चांसेस। ठीक है, तो ये हमारा आइलियल ट्यूबरकुलोसिस हुआ। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारा जो एक ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग मैनेज अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। ऐसा ट्यूबरकुलोसिस है हमारा पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और ज्यादातर जो पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन लेके आ सकता है, वो एक्यूट कंडीशन में अगर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे तो हमने शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने उसमें टाइप्स भी देखे थे। एक एक्यूट देखा था, क्रोनिक देखा था। ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन जो होती है वो एक्यूट एब्डोमेन कंडीशन की वजह से हम लोगों को मिमिक्स करती है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस है, परफोरेशन है, ऐसी कंडीशन लेके पेशेंट हमारे पास आएगा। जो क्रोनिक पेरिटोनाइटिस है, ठीक है, सॉरी, जो क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है उसमें और हम लोग 4 टाइप्स करते हैं। पहला टाइप्स आता है हमारा असाइटिक टाइप, दूसरा आता है हमारा जो असाइटिक जैसा ही लेकिन वो लोक्युलेटेड असाइटिस। ठीक है, तीसरा आता है हमारा जो मोस्ट घातक या फिर कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, जो प्यूरिलेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप, और चौथा आता है हमारा प्लास्टिक टाइप। प्लास्टिक टाइप मतलब क्या, जिसमें हम लोगों को एडिजेंस देखने को मिलता है, और वो ज्यादातर एडिजेंस किसमें मिलेंगे, एक तो बाउल वॉल में मिलेंगे, उसके साथ एब्डोमेन वॉल भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकती है, उसके बाद में ओमेंटम चिपक सकता है, या फिर उसके बाद में जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है इसमें भी एडिजेंस हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। वो उसको हम लोग प्लास्टिक टाइप कहते हैं, जिसमें फाइब्रोसिस होना कॉमन होता है। एक एक करके हम लोग वो टाइप पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस की, तो नाम में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेरिटोनियम की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जब पेरिटोनियल यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग पहला पार्ट देखेंगे तो पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों को थीकनिंग एंड फाइब्रोसिस ये कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका, जो पेरिटोनियल वॉल है उसका। ठीक है, तो पेरिटोनियल लेयर में वो भी मोस्टली हमारी जो पैराइटल पेरिटोनियम है, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम जो हमारी वॉल है उसकी हम लोगों को एक तो थिकनिंग मिलेगी या फिर फाइब्रोसिस मिलेगा। मतलब इसका कहीं ना कहीं हार्डनिंग हो रहा है, ये हम लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, तो फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ द पेरिटोनियल वॉल विच स्टार्टेड विद द मल्टीपल ट्यूबरकल। तो जब हम लोग पेरिटोनियल वॉल ऑब्जर्व करेंगे ऐसे पेशेंट में, हम लोगों को क्या देखेंगे, ये देखना, ये हमारे ऐसे ट्यूबरकल दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो ट्यूबरकल हम लोग देखते हैं तो ऐसे पेशेंट में जो प्रेजेंटेशन हम लोगों को ट्यूबरकल का मिलेगा तो वो कॉमनली हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस का देखने मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग कोई पेशेंट ऑन टेबल ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, अगर हम लोगों को ऐसे ट्यूबरकल दिख रहे हैं हम लोगों को पेरिटोनियल वॉल में, और उसके साथ साथ थिकनिंग दिख रही है, फाइब्रोसिस दिख रहा है, तो हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं एज अ पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बाद में हम लोग जब भी इसका पार्ट कुछ रिसेट करेंगे, ठीक है, अगर कोई पेशेंट ऐसा होगा जो परफोरेशन लेके आया है तो जो पार्ट हम लोग यहाँ पे रिसेट करेंगे, कुछ बायोप्सी यहाँ से भेज सकते हैं जिससे कि हम लोगों को फाइनल डायग्नोसिस मिलेगा। उसके बाद में हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट तो करने वाले, लेकिन उसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस का इंट्रोडक्शन, मतलब जिसमें हम लोगों को थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ पेरिटोनियल वॉल ये कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप्स में एक तो एक्यूट और क्रोनिक है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है इसका ड्राई एंड वेट। ठीक है, ड्राई एंड वेट, जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को असाइटिस मिलेगा, और जो ड्राई होता है इसमें फाइब्रोसिस या फिर इसको प्लास्टिक टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग एक्यूट और क्रोनिक। जब हम लोग एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट जो होता है ना वो एक्चुअली ऑन टेबल डायग्नोसिस होता है इसमें। ठीक है, जब एक्यूट एब्डोमेन या फिर हमारा एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस हम लोग जब पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं तो ऐसे पेशेंट एक्चुअली में जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो हम लोगों को हिस्ट्री तो मिलेगा, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री कॉमन, जैसे मैंने बताया कि जैसे फीवर है,
मलेज है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, ये तो कॉमन मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को ये पूरा पिक्चर जो है, जैसे मैंने बताया कि ये ट्यूबरकल है, ठीक है, ये मिलेगा। लेकिन जो एक्यूट टाइप ऑफ पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें परफोरेशन पेरिटोनाइटिस होता है। क्या होता है इसमें? परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्यूबरकल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उसमें से हम लोगों को कई कई ऐसे लिम्फ नोड्स भी मिल सकते हैं जो कि हमारे मेजेंट्री में यहाँ पर अटैच है, ठीक है। जो मेजेंट्री अटैच है, मेजेंट्री के लिम्फ नोड्स यहाँ पर इन्फ्लाम मिलेंगे। और जो यहाँ पर जो ट्यूबरकल्स हम लोगों को दिख रहे हैं पूरे बॉवेल वॉल में, इसमें से कोई अगर ट्यूबरकल बड़ा हुआ, इन्फ्लाम हुआ, तो हमारे एब्डोमिनल वॉल को वो रप्चर कर सकता है। और जब वो रप्चर करेगा तो पेशेंट में परफोरेशन होगा, ठीक है। और जब भी ये परफोरेशन होगा और उसके बाद में पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी, उसको हम लोग कहेंगे पेरिटोनियल एक्यूट टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक्यूट पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों को पेरिटोनिटिस और परफोरेशन ये कॉमनली मिलने वाले। बात करते हैं अगर हम लोग क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस की, तो क्रोनिक में हम लोगों को क्या मिलेगा? क्रोनिक के हम लोग देखते हैं तो 4 टाइप्स होते हैं। तो क्रोनिक का यहाँ पर प्रेजेंटेशन को कैसे होता है? इट प्रेजेंट्स एज एब्डोमिनल पेन, ठीक है। पेशेंट में एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट रहेगी, फीवर रहेगा, असाइटिस रहेगा, लॉस ऑफ वेट रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, एब्डोमिनल मास रहेगा, और पेशेंट में कभी कभी हम लोगों को डफी एब्डोमेन भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम हम लोगों को देखने मिल रहे हैं वो है क्रोनिक ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को और क्या मिलने वाला है? पेरिटोनियम की वॉल जो ठीक होगी, ठीक है, जो हमने अभी एक्यूट में भी पढ़ा। उसके बाद में विथ मल्टीपल ट्यूबरकल, पेरिटोनियम की वॉल में हम लोगों को मल्टीपल ट्यूबरकल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ओमेंटम कैसे रहेगा? थिक रहेगा, फाइब्रोज रहेगा, और रोल्ड अप यहाँ पर ओमेंटम हम लोगों को देखना है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओमेंटम है, जिसको कि हम लोग पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं, तो ये कैसे रहेगा? ये थिक मिलेगा हम लोगों को, फाइब्रोस होता हुआ दिखेगा। और उनके फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा कि मान लो यहाँ तक उसकी लेंथ है तो वो रोल्ड अप हो जाएगा, मतलब ये यहाँ तक ऐसा रोल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस होगा तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा? ये रोल्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रोनिक का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है। इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? इट यूजुअली फ्रॉम द मेजेंट्रिक लिम्फ नोड। जो मेजेंट्री होती है हमारे बॉवल की, उसके लिम्फ नोड से यहाँ पर इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा क्या सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का? आइलोसिकल ट्यूबरकुलोसिस का यहाँ पर इन्फेक्शन हम लोगों को दिख सकता है पेरिटोनियम में। दूसरी चीज क्या है? फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स एंड रियरली फ्रॉम द ब्लड बॉर्न, मतलब लंग से भी यहाँ पर कभी कभी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? जो पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है वो जनरली प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दिख सकता है, सेकेंडरी बहुत कम है। उसमें सेकेंडरी कहाँ से आ सकता है? एक तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड से आ सकता है। आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस अगर पेशेंट में है तो भी हम लोगों को दिखेगा ये। दूसरी चीज फैलोपियन ट्यूब से अगर आता है तो भी हम लोगों को मिलेगा, या फिर इसका कभी कभी ब्लड बॉर्न के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट में हम लोगों को जब डायग्नोसिस करते हैं हम लोग, उसके लिए लैप्रोस्कोपी बहुत हेल्प करता है। जब हम लोग डायग्नोस्टिक लैब करते हैं ऐसे पेशेंट का, तो हम लोगों को जो पिक्चर मिलने वाला है वो एक्चुअली में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दिखेंगे, वो भी हमारे पेरिटोनियल वॉल में। उसके साथ साथ हम लोगों को छोटे छोटे से ट्यूबरकल दिखेंगे, तब हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये क्रोनिक पेरिटोनाइटिस है या फिर क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब इसके बाद में इसके एक एक टाइप्स देखेंगे हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किए। एक तो असाइटिस टाइप, दूसरा है एंसिस्टेड या फिर लोकुलेटेड असाइटिस, तीसरा है प्लास्टिक, और चौथा है हमारा प्यूरुलेंट, जिसमें कि हम लोगों को पस मिलेगा। जब असाइटिस फॉर्म देखते हैं हम लोग इसका जो, और ये क्रोनिक के टाइप से है, ठीक है, एक्यूट का टाइप नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस के टाइप से 4। तो क्रोनिक में पहला टाइप हम लोग देखेंगे असाइटिक फॉर्म। अब जब कोई पेशेंट ऐसा होगा जो क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को असाइटिक फॉर्म में पेशेंट आ सकता है। इसका मतलब क्या है? पेशेंट में पहला सिम्टम हम लोगों को देखना है पेशेंट में असाइटिस, ठीक है। असाइटिस कैसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे? पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लूइड कलेक्ट हुआ, ठीक है। जब भी हम लोग पेशेंट ऐसा देखते हैं जो इनॉर्मस डिस्टेंशन होता है और एब्डोमेन विद डायलेटेड वेन, जब असाइटिस के पेशेंट देखें मान लो एब्डोमेन है पूरा डिस्टेंडेड है, तो हम लोगों को कभी कभी जो वेन्स होते हैं ना वो पूरे डायलेटेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेन है सुपरफिशियली है और नीचे से पूरा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में।
असाइटिस के साथ साथ पेशेंट हम लोगों को अम्बिलिकल हर्निया लेके भी मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, हाइड्रोसिल भी हो सकता है ड्यू टू असाइटिस। ठीक है, तो ये हम लोगों को किस चीज में मिलेगा? असाइटिक फॉर्म में। ठीक है, असाइटिक फॉर्म में। और इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? कंजेनाइटल हाइड्रोसिल हो सकता है ऐसे पेशेंट में। जो प्रोसेसस वजानालिस होता है वो अगर पेटेंट रहता है ऐसे पेशेंट में, तो असाइटिक फ्लूइड जो है पूरा हमारे एब्डोमिनल कैविटी से हमारे स्क्रोटल रीजन में आता है, जिसको कि हम लोग कंजेनाइटल हाइड्रोसिल कहते हैं। और ये जो हाइड्रोसिल होता है वो एक्चुअली में क्यों होता है? जो हमारा प्रोसेसस वजानालिस होता है वो अगर पेटेंट रहता है, ठीक है, एक्चुअली ये बर्थ के बाद ये प्रोसेसस वजानालिस क्लोज होना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होता है तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी में वो एक गैप फील नहीं होता है, तो जो भी एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे ग्रेविटी से नीचे आता है और हमारे स्क्रोटल कैविटी में जम जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे हाइड्रोसिल होती है वो प्रोसेसस वजानालिस की वजह से होती है, और वो अगर रहता है तो पेशेंट में हम लोगों को असाइटिस के पेशेंट में हम लोगों को ये भी कंडीशन मिलेगी, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हाइड्रोसिल कहते हैं ड्यू टू पेटेंट प्रोसेसस वजानालिस। ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया मिलेगा क्योंकि अब हमारे अम्बिलिकस जो है वो उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां से हम लोगों को इंटेस्टाइन जो है बाहर आते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोगों को अम्बिलिकल हर्निया भी मिल सकता है। रोल्ड अप ओमेंटम जो फाइब्रोसिस की वजह से मिलने वाला है क्रोनिक कंडीशन की वजह से, वो रोल्ड अप ओमेंटम जो है हम लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। शिफ्टिंग डलनेस एक असाइटिस का सिम्टम, असाइटिस का साइन है, सॉरी सिम्टम से अच्छा साइन है, क्योंकि जब भी हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो पेशेंट का जो डलनेस है, मान लो पेशेंट आपने लेफ्ट लैटरल में रखा है, ठीक है, जो हमने असाइटिस में भी पढ़ा है, जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में अगर पेशेंट है वहां पे हम लोग अगर उसको राइट लैटरल पोजीशन में लेंगे तो जो डलनेस हम लोगों को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में मिलेगा वो डलनेस अभी राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये शिफ्टिंग डलनेस जो है असाइटिस की वजह से मिलने वाली है। दूसरी चीज फ्लूइड थ्रिल भी हमने सीखा कि जो असाइटिस के पेशेंट में हम लोगों को कॉमनली देखने मिलता है, तो फ्लूइड थ्रिल ड्यू टू असाइटिस। ठीक है, एंड मास एब्डोमेन। अब जब भी हम लोगों को ये पेशेंट जो फाइब्रोसिस होके ओमेंटम आ रहा है तो कभी कभी ऐसे पेशेंट में हम लोगों को मास ऑफ एब्डोमेन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा असाइटिक फॉर्म हुआ, जिसमें हम लोगों को सिम्टम्स क्या याद रखने? एक तो दो तो सिम्टम हमारे पूरे असाइटिस के ही है, एक शिफ्टिंग डलनेस है और एक फ्लूइड थ्रिल है। दूसरी चीज क्या है? असाइटिस के पेशेंट में भी हम लोगों को हाइड्रोसिल मिल सकता है, तो हम लोगों को ये क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस का जो असाइटिक फॉर्म है इसमें भी हाइड्रोसिल मिल रहा है। तीसरी चीज क्या है याद रखनी है हम लोगों को? रोल्ड अप मोमेंटम, जो फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है, तो रोल्ड अप मोमेंटम क्रोनिक कंडीशन डिसाइड करता है या फिर डिफाइन करता है। ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया भी हम लोगों को असाइटिस के पेशेंट में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 4 सिम्टम ऑलमोस्ट असाइटिस के हम लोगों को याद रखना है। पहला तो हाइड्रोसिल, दूसरा अम्बिलिकल हर्निया, तीसरा शिफ्टिंग डलनेस और चौथा फ्लूइड थ्रिल। ठीक है, अलग से याद रखने वाला चीज क्या है? एक तो मास एब्डोमेन ड्यू टू फाइब्रोसिस और रोल्ड अप मोमेंटम ड्यू टू फाइब्रोसिस। ठीक है, ये 2 सिम्टम हम लोगों को सिर्फ अलग से याद रखना है असाइटिक फॉर्म। ठीक है, दूसरा फॉर्म हम लोग या फिर दूसरा टाइप यहाँ पर देखेंगे एनसिस्टेड और लोक्युलेटेड असाइटिस। अब जब ये असाइटिस एक जगह पे लोक्युलेट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये असाइटिस गेट्स लोक्युलेटेड और वो फाइब्रोनस करने का डिपोजिशन की वजह से, मतलब जो भी फाइब्रोसिस हो रहा है तो वहां पर भी फाइब्रोसिस होना लाजमी है। तो इसकी वजह से जब फाइब्रोसिस होगा तो ये जो कलेक्शन हुआ था, मान लो ये असाइटिस का कलेक्शन हुआ था, इसके पेरिफेरल में अगर ये फाइब्रोसिस होगा, ये पूरा कलेक्शन है मान लो, और इसके पेरिफेरल में ये फाइब्रोसिस बन रहा है, तो क्या होगा? ये एक मास एब्डोमेन की तरह हम लोगों को फील होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अंदर देखेंगे तो ये हमारा असाइटिक फ्लूइड होगा, लेकिन ये फाइब्रोसिस की वजह से, पेरिफेरल फाइब्रोसिस की वजह से एक ही जगह पे रुक गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एनसिस्टेड। ठीक है, एनसिस्टेड मतलब ये सिस्ट लाइक बन गया। सिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि हमारे पाउच होता है कोई, ठीक है, तो हमने सीवियर सिस्ट में भी ये चीज पढ़ा है। तो जब कोई पाउच होता है उसके ऊपर कोई कवरिंग होती है, अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट। तो ये सिस्ट के टाइप होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनसिस्टेड। ठीक है, एनसिस्टेड या फिर कैप्सुलेटेड होता है और वो लोक्युलेटेड मतलब एक जगह पे मिलेगा। तो जब कोई एसाइटिस ऐसा होगा, मान लो हमारे राइट इलियाक में है कोई एसाइटिस जो लोक्युलेटेड हुआ है, तो हम लोगों को क्या फील हो सकता है? यहाँ पर मास एब्डोमेन फील हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर हम लोग एक गेस लगा सकते हैं, कोई ओवरिन सिस्ट हो सकती है, बराबर, कोई यहाँ पर सीए हो सकता है,
ऐसे भी डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर कोई मेजेंट्रिक सिस्ट भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम लोगों को पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आएगा तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों को ये जो मास फील हो रहा है उसका यहाँ पर हम लोगों को टेंडेंसी चेक करना है कि कैसा है। अगर वो यहाँ पर अगर नॉन मोबाइल है, एडहरेंट है, या फिर उसका जो कंसिस्टेंसी वो कैसा हार्ड है, टफ है, ठीक है, या फिर स्मूथ है, वो हम लोगों को देखना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पर दूसरा क्या चीज़ मिलने वाला है, जो डलनेस जो हम लोग असाइटिक फॉर्म में देख रहे थे वो एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोक्यूलेट हो चुका है, ठीक है, लोक्यूलेट हो चुका है। इसीलिए क्या होगा, जो डलनेस मिलेगी वो सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगी, ठीक है, ये शिफ्ट नहीं होगा, विच इज नॉट शिफ्टेड। डलनेस तो मिलेगी लेकिन वो शिफ्टेड नहीं होगी। इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एनसिस्टेड और लोक्यूलेटेड असाइटिस, ठीक है। दे में भी प्रेजेंट एज इंट्राएब्डोमिनल मास, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा फाइब्रोस यहाँ पर लेयर बना, अंदर फ्लूइड है, तो ये क्या होगा, एब्डोमिनल मास की तरह हम लोगों को मिमिक करेगा। विच में मिमिक द ओवरिन सिस्ट की तरह ये लग सकता है हम लोगों को। रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट हो सकती है, ऐसा लग सकता है, या फिर मेजेंट्रिक सिस्ट के भी हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसको रख सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगी, अल्टीमेटली हम लोगों को यूएसजी गाइडेड इसका एस्पिरेशन करना पड़ेगा। वही फ्लूइड हम लोगों को एसिड फास्ट बैसिलस है या नहीं है उसके लिए हम लोगों को इसका साइटोलॉजी रिपोर्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट में हम लोग इसका एटीडी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनसिस्टेड और लोक्यूलेटेड असाइटिस टाइप। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं इसका प्लास्टिक टाइप। अब जब प्लास्टिक टाइप यहाँ पर देखेंगे तो प्लास्टिक टाइप में हम लोग को क्या मिलेगा, वाइड स्प्रेड एडिशन, ठीक है। इसका जो नाम आया है प्लास्टिक टाइप, वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एडिशंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हम लोगों को हार्डनेस फील होती है, ठीक है। एडिशंस की वजह से हार्ड फील होता है, इसीलिए इसको प्लास्टिक कहते हैं। तो क्या मिलने वाला है, वाइड स्प्रेड एडिशन। और वो वाइड स्प्रेड एडिशन जो है वो किस में मिलने वाला है, बिटवीन द कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, एब्डोमिनल वॉल होगा, ओमेंटम होगा विद डिस्टेंडेड स्मॉल बाउल। अब जब यहाँ पर आइलियम इंक्लूड होता है जनरली, जब आइलियम में हम लोगों को यहाँ पर एडिशंस होंगे तो क्या होगा, जो स्मॉल बाउल है वो बाकी के जो रीजन में जैसे कि जोजुनम हुआ या फिर डिओडिनम तक का पार्ट आता है वो हम लोगों को डायलेटेड मिलेगा, इसलिए डिस्टेंशन ऑफ द स्मॉल बाउल, ये ऐसा सिम्टम हम लोगों को मिलेगा। दूसरी चीज है यहाँ पर हम लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक तो सब एक्यूट फॉर्म में मिलेगा या फिर एक्यूट फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन है प्लास्टिक टाइप में, क्योंकि एडिशन जब हो गए तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो कॉमन सिम्टम है, ठीक है, थिकन पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम की लेयर जो है क्रोनिक में हम लोगों को थिक मिलने वाली है, ये यहाँ पर भी हम लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। तो प्लास्टिक टाइप में हम लोगों को क्या सर्च करना है, जनरली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और वो क्यों, ड्यू टू एडिशंस, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिक टाइप हुआ है। अब इसके बाद में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है देखेंगे, तो प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा, और वो कैसा होगा, कोलिक एब्डोमिनल, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाज्मोडिक या फिर कोलिक एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरी चीज यहाँ पर डायरिया देखने को मिलेगा, रेस्टिंग होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, मास एब्डोमेन फील हो सकता है, क्योंकि जितने भी एडिशंस हुए वो क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक मास लाइक फीचर क्रिएट करेंगे, तो उसकी वजह से हम लोगों को मास एब्डोमेन मिलेगा, या फिर कभी कभी हम लोगों को डफी एब्डोमेन भी मिलता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। चौथा टाइप आता है इसका प्यूरुलेंट फॉर्म, जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, और फेटल होता है। इट इज इनवेरिएबली ड्यू टू द ट्यूबरकुलर सैल्फिंजाइटिस, ड्यू टू सैल्फिंजाइटिस ये हो सकता है, प्रेजेंटिंग एज अ मास इन द लोअर एब्डोमेन कंटेनिंग पस। जब हम लोग पेशेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं तो लोअर साइड पे हम लोगों को यहाँ पर मास फील होगा, जिसमें कि पस कंटेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पस कंटेंट होगा। इसका कॉमन कॉज क्या दिया है यहाँ पर, ट्यूबरकुलस सैल्फिंजाइटिस, ठीक है। ट्यूबरकुलस सैल्फिंजाइटिस की वजह से यहाँ पर मास एब्डोमेन बनेगा और उसमें पस कलेक्ट होगा, तो इसको हम लोग जो कोल्ड एब्सिस कहते हैं, ठीक है। ये जो कोल्ड एब्सिस होता है, कोल्ड एब्सिस गेट एडहेरेंट टू द बॉवेल वॉल और सॉरी एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल के साथ यहाँ पर एडेज हो सकता है, अम्बिलिकस के साथ हो सकता है, और इसमें ये अम्बिलिकस फिस्टुला भी क्रिएट कर सकता है। जब कोई एब्सिस है, जब ड्रेन नहीं करते, हम लोगों को एक चीज पता है कि जब भी कोई एब्सिस फॉर्म होता है, अगर उसको हम लोग ड्रेन नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो अंदर जाके फिस्टुला क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
हमने फिस्टुला में एनोरेक्टल डिसीजेस में देखा है कि जो भी इन्फेक्शन या फिर कोई एब्सिस ऐसा होता है जो एनोरेक्टल रीजन में प्रेजेंट होता है वो फिस्टुला क्रिएट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फिस्टुला कब बनेगा जब ये जो इन्फेक्शन है ये हम लोग एक्चुअली में हम लोग खुद नहीं निकालेंगे, मतलब इसको ड्रेन नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसका रूट ढूंढेगा। जब ये रूट ढूंढेगा उसका खुद का, ये रूट बनाएगा तो क्या करेगा, ये ट्रैक जो फॉर्म हुआ उसको एज अ फिस्टुला ये क्रिएट करेगा। इसलिए कभी भी कोई कोल्ड एब्सिस होता है या फिर कोई भी एब्सिस होता है हम लोग उसको ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड एब्सिस की वजह से क्या होगा, अम्बिलिकस फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेशेंट कॉमनली हैज गॉट जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को क्या देखना है, जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस का हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये प्यूरुलेंट टाइप हुआ। इसके बाद में इसका थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हम लोगों को इन्वेस्टिगेट क्या करना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट प्यूरुलेंट ट्यूबरकुलोसिस का आपको लग रहा है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफी एक कॉमन या फिर सिंपल इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं। जो डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा था या फिर हम लोग जो डिस्चार्ज निकालेंगे IND करके उसका हम लोगों को स्टडी करना, ठीक है। एक्सरे एब्डोमेन कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन अगर ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप में आई है, ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोग एक्सरे एब्डोमेन करके देख सकते हैं। और अदर इन्वेस्टिगेशन जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को इम्पोर्टेंट होने, जैसे कि CBC कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है तो CBC में भी पता चल जाता है, हमारे WBC काउंट रेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका ESR करके देखेंगे, अगर ESR बड़ा रहेगा तो भी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। मोंटॉफ टेस्ट करके देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ATD मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है हम लोगों को स्टार्ट करने हैं। उसके बाद में एक्सप्लोरेशन करना है अम्बिलिकस का या फिर फिस्टुलेक्टोमी इसका कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ फिस्टुला एंड बॉयल बाईपास, यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ सकता है अगर ये फिस्टुला के फॉर्म में आया है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में जनरली प्रोग्नोसिस जो होता है वो पुअर होता है, जो हमारा प्यूरुलेंट टाइप का होता है, ठीक है। मतलब कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट फॉर्म हुआ है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में, तो इसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दो टाइप्स मैंने पहले डिस्कस किए थे, वेट एंड ड्राई। जो वेट टाइप होता है वो असर्टिक टाइप होता है, ठीक है। असर्टिक टाइप मतलब जिसमें हम लोगों को असर्टिस कॉमन मिलेगा, और ड्राई टाइप को हम लोग कहते हैं जो प्लास्टिक टाइप, जिसमें हम लोगों को एडिजेंस कॉमन मिलते हैं, ठीक है। एडिजेंस जो है ये कॉमन मिलते हैं, ऐसे टाइप को हम लोग कहते हैं ड्राई टाइप, और जिसमें असर्टिस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वेट टाइप, ठीक है। तो ये हमारा पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ठीक है। इसमें और प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कॉमन क्या मिलता है। कॉमनली प्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन ड्यू टू असर्टिस हो सकता है, मास एब्डोमेन हो सकता है, रिकरेंट सबएक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एडिजेंस होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन हो जाएगा। पेन इन एब्डोमेन, कोली की पेन होता है प्यूरुलेंट में, ठीक है। उसके बाद में रिकरेंट फीवर, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का भी एक सिम्टम है, फीवर मिलेगा। लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी कॉमन मिलेगा। मलेज मिल सकता है। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को इवेल्युएशन मतलब इन्वेस्टिगेट क्या क्या करना चाहिए। चेस्ट एक्सरे, पहला अगर हम लोग प्राइमरी सोर्स देखना चाह रहे हैं तो हम लोगों को चेस्ट एक्सरे करना है। यूएजी एब्डोमेन पैथोलॉजी फाइंड आउट करनी है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन है यूएजी एब्डोमेन। उसके बाद में अगर यूएजी एब्डोमेन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मान लो, तो उसमें हम लोग सीटी एब्डोमेन प्रिफर कर सकते हैं। सीटी एब्डोमेन का चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये हमारा रहना चाहिए जब हम लोग ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोगों को असाइटिस दिख रहा है तो असाइटिस फ्लूइड को हम लोग एनालाइज करने के लिए भेज सकते हैं, जिसमें हम लोग टैपिंग करते हैं, ठीक है। टैपिंग में हम लोग जनरली दो टाइप का करते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक होता है, और एक होता है थेरेपैटिक, ठीक है। थेरेपैटिक होता है जब हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि जो असाइटिस ये ग्रॉस फॉर्म में है, तो हम लोग इसका डायग्नोसिस ना करते हुए थेरेपैटिक टैप करेंगे, और थेरेपैटिक जो टैप करेंगे उसी में से थोड़ा सा फ्लूइड हम लोग डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल बायोप्सी ले सकते हैं, जब भी हम लोग पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहे हैं, लैप्रोटोमी हो रहा है, तो लैप्रोटोमी करते करते हम लोग इसका बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। जब हम लोगों को डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं जिसमें डायग्नोसिस हम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे पेशेंट में डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एक चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट हमने देखी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी, ये कॉमन ट्रीटमेंट हम लोगों को पूरे एब्डोमिनल कैविटी में रखनी है। अगर हम लोग इसमें सर्जिकली बात करते हैं तो हम लोगों को सर्जरी में क्या क्या करना है, ठीक है। पहला सर्जरी देखेंगे, कंप्लीट और रिकरेंट इंफेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है
ठीक है। तो हम लोगों को इंडिकेशन क्या क्या है वो याद रखने पहले, ठीक है। इंडिकेशन पहला है एक तो कंप्लीट या फिर रिकरेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर का यहाँ पर सोचेंगे। दूसरा है कोई पेशेंट परफोरेशन में आ रहा है तो हम लोगों को सर्जिकल मैनेजमेंट लगेगा, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉमन इंडिकेशन होने चाहिए हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट के, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, एक तो परफोरेशन होना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को सर्जिकल क्या क्या करना चाहिए, एक तो हम लोग स्ट्रक्चरोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर लोकलाइज रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, ठीक है, एनास्टोमोसिस कर, ठीक है। ये 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग प्रेफर करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरोप्लास्टी या फिर आरए रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मिल सकते हैं। पहला अगर देखेंगे सेप्सिस, कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेप्सिस, एब्सिस फॉर्मेशन हो सकता है, उसके बाद में फिस्टुला फॉर्म हो सकता है। अगर ये पस यहाँ पे ड्रेन नहीं हुआ अच्छे से तो फिस्टुला फॉर्म कर सकता है, या फिर जो कोई सर्जिकल पेशेंट है जिसमें कि कभी कभी वुंड इन्फेक्शन दिखता है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। मान लो ये लैप्रोटोमी का स्कार है, ठीक है, ये लैप्रोटोमी का स्कार है, अगर ये पैथोलॉजी की वजह से मान लो या फिर कोई और इन्फेक्शन की सेकेंडरी की इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फेक्ट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसका अलग से हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा हायर एंटीबायोटिक्स से, ठीक है, हायर एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज करने पड़ेंगे इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। उसके बाद में इसका डेली स्टेराइल ड्रेसिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का यहाँ पर मैनेजमेंट हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप हुए। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के रिमेनिंग 3 टाइप्स हमारे बचे हैं, ठीक है। तो वो 3 टाइप हम लोग लास्ट के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।